अभी सोचा है कि इस धरती पर लाखों तरह के जीव जंतु हैं, तो वैज्ञानिक उन्हें समझते कैसे होंगे? अरे ये तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है, जिसमें हर जीव एक किताब है। और आज हम यही देखने वाले हैं कि इस लाइब्रेरी को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये क्लासिफिकेशन होता ही नहीं तो बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता। एक ही जीव को दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता, फिर उस पर स्टडी करना, रिसर्च करना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो इसी कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए एक साइंटिफिक सिस्टम बनाया गया। ये कहानी बहुत पुरानी है। एंशिएंट ग्रीस में एरिस्टोटल से शुरू होती है। फिर कई सदियों बाद आए कैरियोलस लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। उन्होंने ही वो दो नाम वाला सिस्टम दिया, जैसे हम इंसानों के लिए होमोसेपियंस। और फिर 1969 में आर.एच. विटेकर ने वो फेमस 5 किंगडम सिस्टम दिया, जो आज भी काफी हद तक इस्तेमाल होता है। आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जीव विज्ञान के सबसे बुनियादी सवालों में से एक को समझते हैं कि भाई हमारे चारों ओर जो ये जीवन का विशाल साम्राज्य फैला है, इसे हम व्यवस्थित कैसे करते हैं। इस पूरी कहानी के हीरो हैं कैरोलस लिनियस और उनका एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी आइडिया, 2 किंगडम सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये सब शुरू हुआ साल 1735 में, जब लीनियस ने अपनी ऐतिहासिक किताब सिस्टमा नेचुरे पब्लिश की। और इसी किताब में उन्होंने दुनिया के सामने अपना वो रेवोल्यूशनरी आइडिया रखा, जिसने बायोलॉजी की स्टडी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर लीनियस का वो महान विचार था क्या? वो था 2 किंगडम सिस्टम। उन्होंने कहा कि हर जीवित जीव को 2 बड़े बड़े ग्रुप्स में से एक में रखा जा सकता है। पहला प्लांटी यानी कि पौधे, और दूसरा एनिमेलिया यानी जानवर। और सबसे बड़ी बात, ये क्लासिफिकेशन उन कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड था जिन्हें कोई भी अपनी आंखों से देखकर समझ सकता था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लिनियस का लॉजिक कितना सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, देखो, एक तरफ वो जीव हैं जो एक जगह स्थिर रहते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी पौधे, और दूसरी तरफ वो जीव हैं जो चल फिर सकते हैं और खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी जानवर। अपने समय के हिसाब से ये एक बहुत ही एलिगेंट और सिंपल सॉल्यूशन था। तो प्लांटी किंगडम में लिनियस ने उन सभी जीवों को रखा जो एक जगह पर टिके रहते थे, मतलब इमोबाइल थे। ये अपना खाना खुद बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का इस्तेमाल करते थे। इसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लेकर छोटी छोटी घास और यहां तक कि एल्गी मतलब शैवाल भी शामिल थे, जिन्हें उस जमाने में पौधा ही समझा जाता था। और फिर आता था एनिमेलिया किंगडम। इस ग्रुप की मेन पहचान थी मोबिलिटी, यानी चलने फिरने की क्षमता। ये जीव खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते थे और इनमें डेवलप्ड सेंसेस और एक नर्वस सिस्टम होता था। इसमें कीड़ों से लेकर पक्षियों और इंसानों तक सब कुछ आ जाता था। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिस्टम अपने समय के लिए एकदम रेवोल्यूशनरी था। इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन साइंस की यही तो खूबी है कि वो हमेशा आगे बढ़ता है, और लीनियस का यह खूबसूरत और सिंपल सा ब्लूप्रिंट भी परफेक्ट नहीं था। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने प्रकृति को और गहराई से देखना शुरू किया, इस सिस्टम में कुछ कमियां, कुछ दरारें दिखाई देने लगी। और सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक था फंगस, जैसे कि मशरूम। अब देखिए, ये पौधों की तरह एक ही जगह पर रहते हैं, इमोबाइल होते हैं। तो लिनियस ने उन्हें प्लांटी किंगडम में डाल दिया, लेकिन असली पेच यहीं पर था। और ये फंगस वाला मामला बहुत अच्छे से दिखाता है कि क्लासिफिकेशन करना कितना मुश्किल हो सकता है। फंगस पौधों की तरह अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो तो जानवरों की तरह हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो अब सवाल ये था कि ये पौधे हैं या जानवर? लिनियस के सिस्टम में इसका कोई साफ साफ जवाब नहीं था। और फिर माइक्रोस्कोप के आने से एक पूरी नई दुनिया की खोज हुई, अ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसे जीव, इनका क्या? ये ना तो साफ तौर पर पौधे थे और ना ही जानवर। ये 2 किंगडम सिस्टम में कहीं भी ठीक से फिट ही नहीं हो रहे थे। तो कुल मिलाकर इस सिस्टम की कुछ सीरियस लिमिटेशंस थीं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई सही जगह नहीं बता पाया। ये यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर जीवों के बीच फर्क नहीं कर सका। और सबसे जरूरी बात, इसने एवोल्यूशन के आपसी रिश्तों को नहीं दिखाया। तो ये सफर आगे कैसे बढ़ा? देखिए, लिनियस का 2 किंगडम सिस्टम पहला कदम था। इसी ने विटेकर की 5 किंगडम सिस्टम का रास्ता बनाया, जिसमें फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग किंगडम बनाए गए। और फिर हम आज के मॉडर्न सिस्टम्स तक पहुंचे, जो जेनेटिक्स पर बेस्ड हैं। चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं।
वो साल था 1969, जब एक बायोलॉजिस्ट R.H. विटेकर ने एक ऐसा आइडिया दुनिया के सामने रखा जिसने बायोलॉजी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और उनका क्रांतिकारी आइडिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कितना सिंपल और शानदार आइडिया है, सोचिए। दुनिया के सारे जीवों को सिर्फ 5 बड़े बड़े ग्रुप्स या कहें कि किंगडम्स में बांट दो, बस हर जीव को अपना एक पक्का पता मिल गया। पर विटेकर ने यह कैसे तय किया कि कौन सा जीव किस ग्रुप में जाएगा? अच्छा, इसके लिए उन्होंने कुछ खास बातों पर ध्यान दिया, जैसे कि जीव का सेल कैसा है, वो अपना खाना कैसे खाता है, वो अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है, और एवोल्यूशन के रास्ते पर उसके रिश्तेदार कौन हैं। विटेकर ने पूरी लिविंग वर्ल्ड को 5 बड़े बड़े ग्रुप्स में बांट दिया। इन्हीं ग्रुप्स को हम कहते हैं किंगडम्स या जगत। तो चलिए एक एक करके इन 5 किंगडम्स को थोड़ा करीब से जानते हैं। पहला किंगडम है मोनेरा। इसमें आते हैं इस धरती के सबसे पुराने और सबसे सिंपल जीव। ये सिर्फ एक सेल के बने होते हैं और इनके सेल में कोई असली न्यूक्लियस मतलब कंट्रोल सेंटर नहीं होता। सबसे कॉमन एग्जाम्पल बैक्टीरिया। ओके, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। ये किंगडम थोड़ा सा अजीब है। इसे आप एक मिसलेनियस कैटेगरी की तरह समझ सकते हैं। इसमें वो सारे सिंगल सेल जीव आते हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन वो न तो प्लांट है, न एनिमल और न ही फंगस। तो जो कहीं फिट नहीं हुआ वो यहां आ गया। तीसरे नंबर पर है किंगडम फंजाई यानी कवक। अब देखिए, मशरूम वगैरह देखकर लगता है कि ये पौधे होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरे मरे हुए ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन सोखते हैं। मशरूम, यीस्ट, मोल्ड, ये सब इसी में आते हैं। इसके बाद आता है हमारा जाना पहचाना हरा भरा किंगडम प्लांटी यानी पौधों की दुनिया। ये वो जीव हैं जो सनलाइट से अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, और सही मायनों में हमारे प्लैनेट पर ज्यादातर जिंदगी इन्हीं पर टिकी है। और आखिर में 5वां किंगडम है हमारा अपना किंगडम एनिमेलिया यानी एनिमल्स का किंगडम। हम सब इंसान से लेके शेर, मछली, कीड़े मकोड़े तक इसी में आते हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों को खाते हैं, और हां, हम में से ज्यादातर चल फिर सकते हैं। तो ये हो गए 5 किंगडम। पर अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये सब तो पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में इस क्लासिफिकेशन की क्या अहमियत है, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? तो असल में ये सब क्यों मायने रखता है? देखिए, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ एकेडमिक्स या किताबों की चीज नहीं है, इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा जीव किससे जुड़ा है, उनका विकास कैसे हुआ। जब कोई नई स्पीशीज मिलती है तो उसे सही जगह रखने में मदद मिलती है। मेडिसिन और बायोटेक में इसकी जरूरत पड़ती है। और तो और, जो जानवर खतरे में हैं उन्हें बचाने के लिए भी ये सिस्टम बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह लाइफ के क्लासिफिकेशन की शुरुआत भी उसकी सबसे बुनियादी ईंट से होती है, और वो है कोशिका यानी द सेल। ये हमारे वर्गीकरण का पहला और सबसे जरूरी कदम है। सबसे पहला और सबसे साफ फर्क जो हमें नजर आता है वो है कोशिकाओं की संख्या का। कुछ जीव जैसे कि अमीबा, वो तो 1 मैन आर्मी की तरह होते हैं, मतलब सिर्फ एक सेल जो जिंदा रहने के लिए जरूरी सारे काम खुद ही कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हैं हम इंसानों जैसे मल्टी सेल्यूलर जीव। हम एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन की तरह हैं जहां खरबों सेल्स एक टीम बनकर काम करते हैं और हर सेल का अपना एक खास काम होता है। लेकिन बात सिर्फ गिनती की नहीं है, सेल का डिजाइन कैसा है ये भी बहुत मायने रखता है। जरा सोचिए, एक घर है जिसमें कोई कमरे नहीं हैं, सब कुछ एक ही हॉल में है, और एक दूसरा घर है जिसमें हर काम के लिए अलग अलग कमरे बने हैं। प्रोकैरियोटिक सेल पहले वाले घर की तरह हैं, सिंपल, कोई अंदरूनी बंटवारा नहीं। और यूकैरियोटिक सेल दूसरे घर जैसे हैं जिसमें एक खास कमरा होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जहां उनका सारा जेनेटिक मटेरियल सेफ रहता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। यूकैरियोटिक सेल की ये जो खासियत है ना, मतलब एक ट्रू न्यूक्लियस का होना, ये लाइफ के इवोल्यूशन में एक मील का पत्थर है। ये सिर्फ एक छोटी सी झिल्ली नहीं, ये तो एक तिजोरी की तरह है जो जिंदगी की सबसे कीमती जानकारी यानी डीएनए को संभाल कर रखती है। और इसी एक छोटे से बदलाव ने कॉम्प्लेक्स लाइफ के बनने का रास्ता खोल दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सेल्स हैं, कुछ सिंपल, कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ अकेले, कुछ ग्रुप में। पर ये अरबों सेल्स मिलकर एक शरीर, एक बॉडी कैसे बनाते हैं? चलिए अब ऑर्गेनाइजेशन के अगले लेवल पर चलते हैं। जिंदगी ना खुद को लेगो ब्लॉक्स की तरह बनाती है।
सबसे सिंपल लेवल है सेल्यूला, जहां हर सेल अपना काम करता है जैसा अमीबा में होता है। फिर ये सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, जैसा हम हाइड्रा में देखते हैं। कई टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन यानी अंग बनाते हैं, और आखिर में ये ऑर्गन मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसा कि हमारे शरीर में है। हर लेवल पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। शरीर की बनावट तो समझ ली, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि इसे चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। और बस यहीं पर जिंदगी दो मेन रास्तों में बढ़ जाती है। एक तरफ है ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषी, जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि पौधे। और दूसरी तरफ है हम जैसे हेट्रोट्रॉफ्स यानी परपोषी, जिन्हें एनर्जी के लिए दूसरों को खाना पड़ता है। और हेट्रोट्रॉफ की दुनिया भी बड़ी अलग अलग है। कुछ पैरासाइटिक होते हैं जो अपने होस्ट पर जिंदा रहते हैं। कुछ सैप्रोफाइटिक हैं जो मरी हुई चीजों से अपना पोषण लेते हैं, ये प्रकृति के सफाई कर्मी जैसे हैं। और फिर हम जैसे होलोजोइक हैं जो खाना सीधे निगलते हैं। तो कोई जीव खाता कैसे है, ये उसकी पूरी लाइफस्टाइल और इकोसिस्टम में उसके रोल को डिफाइन करता है। पर अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं कि जिंदगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे कैसे बढ़ती है और कैसे समय के साथ सारे जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिंदगी को आगे बढ़ाने के दो मेन तरीके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट होता है जो अपनी ही एक कॉपी बना लेता है, जैसे अमीबा का दो में बढ़ जाना। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, जैसा इंसानों में होता है। ये फर्क बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवांशिक विविधता पैदा होती है। चलिए दो जीवों की कहानी देखते हैं, एक सिंपल सा अमीबा और एक कॉम्प्लेक्स इंसान। दोनों यूकैरियोटिक हैं और हेट्रोट्रॉफ हैं, लेकिन बस यहीं पर सिमिलैरिटीज खत्म हो जाती हैं। एक यूनिसेल्युलर है, दूसरा मल्टीसेल्युलर। एक का ऑर्गेनाइजेशन सेल्युलर लेवल का है, दूसरे का ऑर्गन सिस्टम लेवल का। ये कंपैरिजन हमें दिखाता है कि इन क्राइटेरियाज का इस्तेमाल करके हम लाइफ की डाइवर्सिटी को कितनी बारीकी से समझ सकते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि जीवन का हमारा पूरा नक्शा, मतलब जिस तरह से हम सदियों से इसे समझते आए हैं, वो गलत था, या कहिए अधूरा था। ये बात है 1990 की। एक साइंटिस्ट थे कार्ल वूज। उन्होंने इस सारे नए जेनेटिक डेटा का इस्तेमाल किया और एक क्रांतिकारी नक्शा दुनिया के सामने रखा। उन्होंने पाया कि सारे जीवन को 3 बड़े एकदम बुनियादी ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, और इन ग्रुप्स को उन्होंने नाम दिया डोमेन। तो पहला डोमेन है आर्किया। ये जीव ना वाकई कमाल के हैं। जरा सोचिए, खौलते हुए गर्म पानी के झरने या बहुत ज्यादा नमक वाली झीलें, मतलब ऐसी जगहें जहां ज्यादातर जीवन का पनपना नामुमकिन है, वहां आर्किया मजे से रहते हैं। फिर आता है दूसरा डोमेन, बैक्टीरिया। ये वो माइक्रोब्स हैं जिनसे हम सब काफी हद तक वाकिफ हैं। कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे दही में मिलने वाले बैक्टीरिया, और कुछ खैर बीमार भी कर देते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है, आर्किया और बैक्टीरिया दोनों के सेल काफी सिंपल होते हैं, जिन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। और फिर है तीसरा और आखिरी डोमेन, यूकैरिया। अब आर्किया और बैक्टीरिया के उलट यूकैरिया के सेल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, और इनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जिसे हम आमतौर पर लाइफ समझते हैं, मतलब पेड़ पौधे, जानवर, फंगस, और हाँ, हम इंसान भी इसी डोमेन में आते हैं। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इन दोनों सिस्टम्स को, नए और पुराने को, आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे एकदम साफ हो जाएगा कि ये नया नजरिया आखिर इतना बेहतर क्यों है। यहाँ पर जो बदलाव है वो एकदम साफ है। देखिए, हम कहाँ से कहाँ आ गए। बाहरी बनावट और खान पान को देखने से हटकर हम सीधे जीवन के जेनेटिक कोर यानी डीएनए और आरएनए को एनालाइज करने लगे। 5 किंगडम की जगह अब 3 डोमेन थे, और इसका नतीजा एक कहीं ज्यादा सटीक नक्शा जो आज पूरी दुनिया में साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये नया सिस्टम सिर्फ अलग नहीं है, ये वाकई में विज्ञान के लिए एक बेहतर, एक ज्यादा पावरफुल और एक कहीं ज्यादा सटीक टूल है। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं इवोल्यूशन की, यानी विकास की। ये वो प्रक्रिया है जिससे समय के साथ साथ जीव धीरे धीरे बदलते जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जीव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलते क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए, आज तो हमारे पास मॉडर्न जेनेटिक्स है जिससे हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जरा उस दौर के बारे में सोचिए जब ये समझना कि जीव बदलते कैसे हैं एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य हुआ करता था। और इसी रहस्य को सुलझाने की पहली बड़ी कोशिश की एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने। नाम था जीन बैप्टिस्ट लमार्क।
वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस सवाल का जवाब देने के लिए बाकायदा एक साइंटिफिक थ्योरी पेश की। ये बात है साल 1809 की। लेमार्क ने अपनी मशहूर किताब फिलॉसफी जूलॉजिक में अपने क्रांतिकारी आइडियाज दुनिया के सामने रखे। और मजे की बात देखिए, ये वही साल था जब चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था। उनके सिद्धांत का जो निचोड़ था वो इस एक लाइन में छिपा है। उनका मानना था कि कोई भी जीव अपनी जिंदगी में जो भी गुण या आदतें, मतलब जो भी कैरेक्टर्स हासिल करता है, वो सीधे सीधे उसकी अगली पीढ़ी में उसके बच्चों में चले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये गुण आते कहाँ से हैं? लेमार्क का कहना था कि ये होता है ज़रूरत के हिसाब से। मतलब जीव अपने माहौल में जिंदा रहने के लिए खुद को बदलते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए उन्होंने कुछ नियम भी दिए। उनकी थ्योरी के आप कह सकते हैं 2 मेन पिलर्स थे। पहला कि हर जीव के अंदर एक आंतरिक जीवन शक्ति होती है, एक तरह की अंदरूनी इच्छा जो उसे और बेहतर और कॉम्प्लेक्स बनने के लिए उकसाती है। और दूसरा था उपयोग और अनुपयोग का नियम, जो शायद उनके सिद्धांत का सबसे मशहूर हिस्सा है। तो ये उपयोग और अनुपयोग का नियम क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है यूज इट और लूज इट। मतलब शरीर के जिस अंग का इस्तेमाल ज्यादा होगा वो मजबूत और विकसित हो जाएगा, और जिसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा वो धीरे धीरे कमजोर होकर गायब भी हो सकता है। जैसे लगातार उड़ने से पक्षियों के पंख मजबूत हो गए। दूसरी तरफ लेमार्क के हिसाब से सांपों ने अपने पैरों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे गायब भी हो गए। और इस थ्योरी का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल, बिल्कुल सही, जिराफ। लेमार्क की कहानी कुछ ऐसी थी। बहुत पहले जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी हुआ करती थी, लेकिन ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए वो लगातार अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ खींचते रहते थे। इस लगातार कोशिश से उनकी जिंदगी में ही उनकी गर्दन थोड़ी लंबी हो गई, और फिर यही लंबी गर्दन वाली खासियत उनके बच्चों में चली गई। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता रहा और नतीजा हमारे सामने है। सुनने में तो ये थ्योरी कितनी सीधी और लॉजिकल लगती है ना? मतलब एकदम फिट बैठती है। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ी, बहुत ही बुनियादी गड़बड़ थी। एक ऐसी गड़बड़ जो इसके पूरे आधार को ही हिला देती है। और वो गड़बड़ ये थी कि जो लक्षण हम अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं वो असल में विरासत में मिलते ही नहीं हैं। लेमार्क की ये सबसे बुनियादी बात ही गलत थी। सोच कर देखिए, अगर कोई अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके बहुत अच्छी बॉडी बना ले तो क्या उसके बच्चे भी वैसी ही बॉडी के साथ पैदा होते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये बदलाव हमारे जीन्स, हमारे डीएनए में नहीं होते। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसे बाद में एक्सपेरिमेंट्स से साबित भी किया गया। ऑगस्ट वाइसमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने चूहों पर एक बहुत ही मशहूर प्रयोग किया। उन्होंने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी, लेकिन हर बार बच्चे पूंछ के साथ ही पैदा हुए। इससे ये बात एकदम साफ हो गई कि शरीर में किए गए बदलाव अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचते। तो क्या इसका मतलब ये है कि लेमार्क की पूरी थियरी बेकार थी? क्या हमें उन्हें भूल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। विज्ञान के इतिहास में उनका योगदान बहुत बड़ा है, भले ही उनका दिया हुआ मैकेनिज्म सही साबित नहीं हुआ। और यहीं पे लेमार्क की असली अहमियत समझ में आती है। वो पहले इंसान थे जिन्होंने इवोल्यूशन को एक वैज्ञानिक नजरिए से देखा। उन्होंने ये समझा कि किसी जीव के विकास में उसके माहौल, उसके एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने वो सवाल उठाए जिसने चार्ल्स डार्विन जैसे वैज्ञानिकों को सोचने की एक नई दिशा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की। सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना? और सच तो यह है कि डार्विन की पूरी थ्योरी का आप कह सकते हैं यही दिल है। मतलब कोई जज नहीं बैठा है, कोई ऊपर से फैसला नहीं सुना रहा। सिलेक्शन कौन कर रहा है? खुद नेचर। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये होता कैसे है। और ये जबरदस्त आइडिया दुनिया के सामने रखा था चार्ल्स डार्विन ने। साल था 1859 और किताब थी उनकी वो ऐतिहासिक किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और यकीन मानिए, इस एक किताब ने ना विज्ञान की दुनिया में जैसे भूचाल ही ला दिया था। देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर समझें तो प्रकृति, नेचर, वो खुद एक सेलेक्टर है। वो चुनती है। प्रकृति को ये चुनाव करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसका जवाब है कि जीवन एक संघर्ष है, एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़। और इस दौड़ के पीछे छुपा है प्रकृति का एक बहुत ही बेसिक, एक फंडामेंटल नियम। और ये नियम है ओवर प्रोडक्शन का, यानी अति उत्पादन। दुनिया का लगभग हर जीव जिंदा रहने के लिए जितनी जरूरत है उससे कहीं कहीं ज्यादा बच्चे पैदा करता है। ये आप समझिए जीवन के खेल का एक फंडामेंटल रूल है। जरा सोचिए इस बारे में। एक अकेली मछली हजारों अंडे देती है,
लेकिन क्या वो सारे के सारे हजारों अंडे बड़ी मछली बन पाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनमें से बस कुछ गिने चुने ही हैं जो बड़े होने तक का सफर पूरा कर पाते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल, अस्तित्व के लिए संघर्ष। जब पैदा होने वाले जीव बहुत ज्यादा हों और रिसोर्सेज मतलब खाना पीना, रहने की जगह, साथी ये सब लिमिटेड हों, तो जाहिर है हर चीज के लिए एक जबरदस्त कंपटीशन, एक होड़ मच जाती है। और ये जो संघर्ष है ना, ये कोई एक तरफा नहीं होता। इसके 3 अलग अलग मोर्चे हैं, 3 अलग अलग मैदान। पहला है अंतःप्रजातीय, मतलब एक ही स्पीशीज के जीवों के बीच, जैसे 2 शेर एक ही शिकार के लिए लड़ पड़े। दूसरा है अंतरप्रजातीय, यानी अलग अलग स्पीशीज के बीच, सोचिए शेर और लकड़बग्गे की लड़ाई। और तीसरा, और शायद सबसे मुश्किल संघर्ष है, वो है पर्यावरण से। सूखा, बाढ़, कड़ाके की ठंड, इन सब से लड़ना। तो इस जबरदस्त संघर्ष में, इस रेस में आखिर जीतता कौन है? और इससे भी जरूरी सवाल, क्यों जीतता है? इसका जवाब हमें मिलता है डार्विन की थियरी के अगले स्टेप में, जिसे हम कहते हैं अडैप्टेशन, यानी अनुकूलन। 1 मिनट के लिए जरा अपने आसपास ही देख लीजिए। क्या एक ही प्रजाति के सारे जीव एकदम एक जैसे होते हैं? नहीं, उनमें हमेशा छोटे मोटे फर्क होते हैं, और इन्हीं को हम वेरिएशंस या विविधताएं कहते हैं। हो सकता है किसी की नज़र ज्यादा तेज हो तो कोई दूसरा ज्यादा फुर्तीला हो, और यही छोटे छोटे फर्क, यही वेरिएशंस इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल हैं। अब देखिए, ये जो वेरिएशंस हैं, ये एक दोधारी तलवार की तरह हैं। कुछ होती हैं फायदेमंद, जो किसी जीव को उसके माहौल में सरवाइव करने के लिए एक एक्स्ट्रा एज देती हैं, और वहीं कुछ होती हैं नुकसानदायक, जो उसकी मुश्किलें और बढ़ा देती हैं। तो जाहिर सी बात है, जिन जीवों के पास ये फायदेमंद वेरिएशंस होते हैं, उनके संघर्ष में जीतने के और जिंदा बचने के चांस बढ़ जाते हैं। और बस यहीं से आता है वो मशहूर फ्रेज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या जिसे हम कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। ये जो पॉइंट है ना, ये शायद पूरी थियरी का सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड हिस्सा है। फिटेस्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो सबसे ताकतवर हो या सबसे तेज हो, नहीं। फिटेस्ट का असली मतलब है वो जो अपने माहौल के हिसाब से बेस्ट अडैप्टेड हो, सबसे अच्छा अनुकूलित हो। सोचिए, एक छोटा सा कीड़ा जो छिपने में माहिर है, वो एक बड़े शिकारी से ज्यादा फिट हो सकता है अगर माहौल ऐसा हो कि छिपना ही सबसे बड़ी कला हो। इस पूरे प्रोसेस को एक कहानी की तरह समझते हैं। स्टेप 1, नेचर उन जीवों को चुनती है जिनके पास बेस्ट गुण हैं माहौल के हिसाब से। स्टेप 2, वो जीव जिंदा रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। स्टेप 3, और अपने वो स्पेशल गुण अपनी अगली पीढ़ी को पास ऑन कर देते हैं। और जब यही साइकिल पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों सालों तक चलती रहती है, तो धीरे धीरे इतने बदलाव जमा हो जाते हैं कि एक बिल्कुल नई स्पीसीज ही बन जाती है। और इस पूरी कहानी का सबसे क्लासिक, सबसे जीता जागता सबूत कहाँ मिलता है? गैलापेगोस आइलैंड्स पर, वही जगह जहां डार्विन ने उन मशहूर फिंच पक्षियों पर स्टडी की थी। वो आइलैंड्स तो जैसे इवोल्यूशन की एक लाइव लेबोरेटरी थे। जरा इस पर एक नजर डालिए, ये कितना कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग आइलैंड पर फिंच ने खुद को वहां के खाने के हिसाब से ढाल लिया। मतलब जिस आइलैंड पर सख्त बीज मिलते थे, वहां फिंच की चोंच मोटी और मजबूत हो गई बीजों को तोड़ने के लिए। जहां कीड़े मकोड़े थे, वहां चोंच पतली और नुकीली हो गई, और जहां फल थे, वहां लंबी और घुमावदार। ये नेचुरल सिलेक्शन का एक परफेक्ट लाइव एग्जाम्पल है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं, एक नजर डालते हैं कि डार्विन की ये जो लेगेसी है, इसकी आज क्या अहमियत है। देखिए, डार्विन का जो कंट्रीब्यूशन है वो वाकई बहुत बड़ा है। उन्होंने पहली बार इवोल्यूशन के लिए एक लॉजिकल, एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया, जो आज पूरी मॉडर्न बायोलॉजी की नींव है, और आज भी ये थियरी वाइडली एक्सेप्टेड है। लेकिन हर महान साइंटिफिक आइडिया की तरह डार्विन की थ्योरी की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस थीं। वो अपने वक्त से बंधे हुए थे। देखिए, उन्होंने ये तो बता दिया कि जीवों में वेरिएशंस होते हैं, पर वो ये नहीं बता पाए कि ये वेरिएशंस आते कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके ज़माने में जेनेटिक्स के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। हाँ, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि डार्विन गलत थे। उनकी थ्योरी बस अधूरी थी, इनकम्प्लीट थी। और मजे की बात यह है कि बाद में जब जेनेटिक्स की खोज हुई, तो उसने डार्विन की थ्योरी को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। पहले थे जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, जिन्होंने 1809 में अपनी थ्योरी पेश की, और ठीक 50 साल बाद 1859 में आए चार्ल्स डार्विन। सवाल एक ही था,
पर दोनों के जवाब जमीन आसमान का फर्क था उनमें। लेमार्क का जो मेन आइडिया था उसे कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर मतलब सीधा सा है। कोई भी जीव अपनी जिंदगी में जो गुण मेहनत करके या आदत से बनाता है वो गुण सीधे उसके बच्चों में चला जाता है। और फिर आए डार्विन एक बिल्कुल ही अलग सोच के साथ। उन्होंने दिया प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया। डार्विन ने कहा ऐसा नहीं है, प्रकृति असल में एक बहुत बड़ी रेस की तरह है। यहाँ हर जीव में थोड़ी बहुत अलग अलग खासियतें होती हैं और जिन जीवों के पास माहौल के हिसाब से थोड़ी बेहतर खासियतें होती हैं उनके जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने के चांस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोनों को आमने सामने रखें तो फर्क साफ दिखता है। लेमार्क का कहना था कि विकास की वजह है अंगों का इस्तेमाल करना या न करना, जबकि डार्विन के लिए ये जीने की एक जंग थी जिसमें प्रकृति सबसे फिट को चुनती है। लेमार्क के लिए माहौल सीधे सीधे जीवों को बदलता है। डार्विन के लिए माहौल सिर्फ एक सेलेक्टर है जो पहले से मौजूद खासियतों में से चुनता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आज लेमार्क की थ्योरी को विज्ञान नहीं मानता, जबकि डार्विन की थ्योरी पूरी तरह से मानी जाती है। अक्सर हम सब यही सोचते हैं ना कि बच्चों में मम्मी पापा के गुण बस मिलजुल कर या ब्लेंड होकर आ जाते हैं, पर क्या ये सच है या इसके पीछे कोई गहरा नियम छिपा है? नमस्कार, आज हम लोग जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी की दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे ग्रेगर मेंडल के उस पहले नियम को जिसने साइंस की दिशा ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि बच्चे अपने माता पिता जैसे दिखते तो हैं, पर एकदम हूबहू कॉपी क्यों नहीं होते? 19वीं सदी में एक शख्स ने एक शांत से मठ के बगीचे में इस बड़ी पहेली का जवाब ढूंढ निकाला, और बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। मिलिए ग्रेगर मेंडल से। इन्हें आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। देखने में तो एक साधारण इंसान, पर इनके काम ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी थी। अब मेंडल की कामयाबी का जो राज था ना, वो छिपा था उनके सब्जेक्ट चॉइस में। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चुना एक बहुत ही आम सा पौधा, मटर का पौधा। इसका साइंटिफिक नाम है पाइसम सेटाइवम। ये चॉइस सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर असल में ये एक जीनियस मूव था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मटर ही क्यों? इतने सारे पौधों के होते हुए मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना? देखिए, इसके पीछे कई जबरदस्त कारण थे। पहली बात, मटर के पौधे की लाइफ साइकिल छोटी होती है, मतलब नतीजों के लिए सालों का इंतजार नहीं करना पड़ता। दूसरी बात, ये खुद ब खुद भी परागण यानी सेल्फ पॉलिनेट कर सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो इसके पॉलिनेशन को कंट्रोल करना भी बहुत आसान है। और सबसे जरूरी बात, इसमें जो गुण थे वो बिल्कुल साफ साफ दिखते थे, कोई मिक्सिंग नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और यही तो कमाल की बात थी। पौधा या तो लंबा होता था या फिर बौना, बीज का कुछ नहीं। बीज या तो गोल होते थे या फिर झुर्रीदार। गुणों की इसी क्लैरिटी ने मेंडल को एक पैटर्न ढूंढने में मदद की। मेंडल ने प्योर लाइन यानी शुद्ध नस्ल के पौधों से शुरुआत की। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे पौधे जो पीढ़ियों से सिर्फ अपने जैसे ही पौधे पैदा कर रहे थे। मतलब एक लंबा पौधा हमेशा लंबे पौधे ही पैदा करेगा और एक बौना पौधा हमेशा बौने। ऐसा करना जरूरी था ताकि एक्सपेरिमेंट की शुरुआत एकदम साफ सुथरी हो, कोई मिलावट ना हो। एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स बहुत सीधे थे। पहला, एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा लो। दूसरा, बहुत ध्यान से उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराओ। और तीसरा, उनकी पहली पीढ़ी, जिसे F1 जनरेशन भी कहते हैं, उसे गौर से देखो। तो उन्होंने ठीक यही किया। एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया। दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट गुणों का मेल। अब जरा सोचिए, उस समय के हिसाब से नतीजा क्या निकलना चाहिए था? क्या पौधे मीडियम साइज के होंगे या फिर कुछ लंबे और कुछ बौने? बड़ी उत्सुकता थी। नतीजा हैरान करने वाला था। पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे पैदा हुए वो सब के सब लंबे थे, 100%। बौनेपन का गुण जैसे कहीं गायब ही हो गया था। और इसी चौंकाने वाले नतीजे से जन्म हुआ मेंडल के पहले नियम का, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभुत्व का नियम। ये नियम बस इतना कहता है कि जब दो अलग अलग शुद्ध गुणों को मिलाया जाता है तो पहली पीढ़ी में सिर्फ एक ज्यादा ताकतवर गुण ही दिखाई देता है। इसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और दूसरा जो कमजोर गुण है, जिसे रिसेसिव कहते हैं, वो छिप जाता है। ध्यान रहे, गायब नहीं होता, बस छिप जाता है। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। डोमिनेंट यानी प्रभुत्वशील गुण वो है जो सामने दिखता है, जैसे कि लंबापन। और रिसेसिव यानी अप्रभुत्वशील गुण वो है जो पहली पीढ़ी में छिप जाता है,
जैसे कि बौनापन। मेंडल को ये एहसास हुआ कि गुण किसी रंग की तरह आपस में घुलमिल नहीं जाते, बल्कि उन्हें फैक्टर्स के जोड़े कंट्रोल करते हैं। आज हम इन्हीं फैक्टर्स को जीन्स कहते हैं, और ये जीन्स अपनी पहचान हमेशा बनाए रखते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। मेंडल के दिमाग में सवाल घूम रहा था, आखिर वो छिपा हुआ बौनापन गया कहां? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि दूसरी पीढ़ी यानी F2 जनरेशन में क्या हुआ? जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के लंबे पौधों का आपस में क्रॉस कराया तो क्या नतीजा निकला होगा? क्या सारे पौधे फिर से लंबे हुए? और ये रहा वो रिजल्ट जिसने बायोलॉजी की किताब ही बदल दी। दूसरी पीढ़ी में वो बौनापन वापस आ गया, और ऐसे ही नहीं, बिल्कुल एक पक्के हिसाब से। हर 3 लंबे पौधों के साथ एक बौना पौधा था। ये जो 3:1 का अनुपात था ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक गहरे अनदेखे नियम का सबूत था। अब जरा और गहराई में चलते हैं। जब जेनेटिक मेकअप को देखा गया तो पता चला कि वो जो 3 लंबे पौधे दिख रहे थे वो अंदर से एक जैसे नहीं थे। असल में 25% पौधे थे शुद्ध लंबे टीटी, 50% थे हाइब्रिड लंबे टीटी, और बाकी 25% थे शुद्ध बौने स्मॉल टी। मतलब बाहर से दिखने वाले 3:1 के पीछे असल में 1:2:1 का जेनेटिक कोड छिपा था। यही था वो आहा मोमेंट। तो इससे क्या साबित हुआ? यही कि हमारे गुण, हमारी खासियतें स्याही की तरह नहीं हैं जो एक दूसरे में घुलकर खत्म हो जाएं। नहीं, वो तो कांच की गोलियों की तरह हैं। आप उन्हें मिला तो सकते हैं, पर वो अपनी पहचान कभी नहीं खोते। अब ये सब सुनने में शायद मटर के पौधों की कहानी लगे, है ना? लेकिन इस एक छोटे से नियम का असर बहुत बहुत बड़ा है। चलिए देखते हैं कि 19वीं सदी का ये प्रयोग आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो आखिर ये नियम इतना खास क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये साबित करता है कि जीन्स कभी मिक्स नहीं होते, वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं। दूसरा, ये हमें बताता है कि जो गुण दिख नहीं रहे वो खत्म नहीं हुए हैं, बस छिपे हुए हैं, सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा, ये हमारी प्रजनन कोशिकाओं के बनने के पूरे प्रोसेस को समझाता है। और आखिर में यही वो बुनियाद है जिस पर आज की पूरी मॉडर्न जेनेटिक्स, दवाइयों से लेकर खेती तक सब कुछ टिका हुआ है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे जीव की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो है तो बहुत छोटा, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, पर हमारे प्लैनेट के लिए भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर आधी से ज्यादा ऑक्सीजन कौन बनाता है? क्या लगता है? अमेज़न के वो घने जंगल, या फिर दुनिया के सारे पेड़ पौधे मिलाकर? अंदाजे तो अच्छे हैं, पर सही जवाब कुछ और ही है। जी हाँ, इसका जवाब है शैवाल, एल्गी। यकीन होता है, ये जो साधारण से दिखने वाले जीव है ना, यही असल में पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सच कहें तो ये हमारे प्लैनेट के असली अनसंग हीरोज हैं। तो सवाल उठता है, ये शैवाल या एल्गी आखिर होते क्या हैं? देखिए, साइंस की भाषा में कहें तो ये बहुत ही सिंपल फोटोसिंथेटिक, मतलब प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों जैसे जीव हैं। इनकी बॉडी को थैलस कहते हैं। थैलस का सीधा सा मतलब है कि इसमें पौधों की तरह ना तो असली जड़ें होती हैं, ना तना और ना ही पत्तियां। इनके पास बस एक ही सुपर पावर है, क्लोरोफिल, और इसी की मदद से ये सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बना लेते हैं। बस यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, तो ये सिंपल से जीव रहते कहाँ हैं? जवाब है लगभग हर उस जगह पर जहां भी थोड़ी बहुत नमी हो। चलिए देखते हैं कि इनकी दुनिया कितनी बड़ी है। मीठे पानी के तालाबों से लेकर गहरे समंदर तक, पेड़ों की छाल से लेकर गीली चट्टानों तक, मतलब शैवाल ने हर गीली जगह को अपना घर बना लिया है। ये इतने अडेप्टेबल होते हैं कि कुछ तो फंगस यानी कवक के साथ मिलकर एक बिल्कुल ही नया लाइफ फॉर्म बना लेते हैं, जिसे हम लाइकिन कहते हैं। कमाल की अडेप्टेशन पावर है इनकी। शैवाल की दुनिया सिर्फ बड़ी ही नहीं है, ये रंगीन भी है, और वैज्ञानिकों ने भी इन्हें इनके रंगों के आधार पर ही 3 मेन ग्रुप्स में बांटा है। तो ये 3 मेन ग्रुप्स हैं, हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। जो हरे वाले हैं यानी ग्रीन एल्गी, उनमें क्लोरोफिल होता है और ये ज्यादातर ताजे पानी में मिलते हैं। फिर आते हैं भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गे। इनमें फ्यूकोजैंथिन नाम का पिगमेंट होता है और ये समुद्री होते हैं। और आखिर में है लाल शैवाल, रेड एल्गे, जिनमें होता है फाइकोएरिथ्रिन।
इसी के वजह से ये समंदर की गहराइयों में भी जिंदा रह पाते हैं, जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। अब सवाल आता है कि ये जीव अपनी पॉपुलेशन को आगे कैसे बढ़ाते हैं। देखिए, शैवाल में रिप्रोडक्शन के 3 मेन तरीके हैं। पहला और सबसे सिंपल है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि बॉडी का एक टुकड़ा टूटता है और उससे ही एक नया शैवाल बन जाता है। दूसरा तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें स्पोर्स से नए जीव बनते हैं। और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां नर और मादा गैमीज मिलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। हमारे प्लेनेट पर शैवाल का असर एक दोधारी तलवार जैसा है। ये वरदान भी है और कभी-कभी अभिशाप भी। पहले बात करते हैं वरदान की। शैवाल सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बनाते, ये तो पानी में रहने वाले हर जीव का आधार है। मतलब छोटी से छोटी मछली से लेकर बड़ी से बड़ी व्हेल तक, सब इन्हीं छोटे छोटे जीवों पर डिपेंड करते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ ही पूरी एक्वाटिक फूड चेन को भी संभालते हैं। और तो और इनका इस्तेमाल खाने से लेकर दवाइयों और कॉस्मेटिक्स तक में होता है। जैसे जेलिडियम और ग्रासिलेरिया नाम के जो लाल शैवाल हैं, उनसे अगर अगर मिलता है, जो लैब्स और किचन दोनों में खूब इस्तेमाल होता है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो होता है ना? जब इन हीरोज की ताकत हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जब बैलेंस बिगड़ जाता है, तब ये एक प्रॉब्लम बन सकते हैं। इसी को कहते हैं जल पुष्पन या एल्गल ब्लूम। ये तब होता है जब शैवाल की तादाद अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाती है और पानी को पूरी तरह से पोल्यूट कर देती है। कुछ शैवाल तो जहरीले सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं, जो मछलियों और दूसरे पानी के जीवों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो ये हैं शैवाल के 2 चेहरे। एक तरफ ये लाइफ गिविंग ऑक्सीजन बनाते हैं और फूड चेन की नींव है, और दूसरी तरफ ये पानी को गंदा करके पानी में रहने वाले जीवों के लिए खतरा भी बन सकते हैं। सब कुछ बैलेंस का खेल है। तो 1 मिनट के लिए सोचिए, ये कोई पौधे नहीं है, क्योंकि ये सूरज से अपना खाना नहीं बना सकते, और ये पूरी तरह से जानवर भी नहीं है। तो फिर ये आखिर हैं क्या, जो हमारी बासी रोटी से लेकर घने जंगलों की जमीन तक हर जगह फैले हुए हैं? जी हाँ, इसका जवाब है कवक यानी फंगी। देखिए, साइंटिफिकली कहें तो कवक एक ऐसा जीव है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, इनके सेल्स की जो दीवार होती है ना, वो पौधों की तरह सेल्यूलोज से नहीं, बल्कि काइटिन नाम के एक मजबूत पदार्थ से बनी होती है। पता है ये क्या है? ये वही मटीरियल है जिससे कीड़े मकोड़ों का बाहरी खोल बनता है। तो कवक की जीवन के कुछ बुनियादी नियम क्या हैं? पहली बात, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, मतलब ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इनका पूरा शरीर हाइफा नाम के पतले पतले धागों से बनता है। जैसा हमने अभी बात की, इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इन्हें नमी और अंधेरी जगहें बहुत पसंद है। ज्यादातर कवक जैसे कि मशरूम मल्टीसेलुलर होते हैं, पर कुछ जैसे कि यीस्ट वो सिर्फ एक सेल के होते हैं। और ये धागे काम कैसे करते हैं? कहानी शुरू होती है एक अकेले बहुत ही बारीक धागे से, जिसे हाइफा कहते हैं। इसका काम है अपने आसपास से पोषक तत्व सोखना। और जब ऐसे लाखों करोड़ों हाइफा आपस में जुड़कर एक विशाल जाल बना लेते हैं, एक तरह का अंडरग्राउंड इंटरनेट, तो उसे माइसीलियम कहते हैं। असल में यही माइसीलियम फंगस का असली शरीर है, जो ज्यादातर हमारी आंखों से छिपा रहता है। इनके पास जिंदा रहने के 3 कमाल के तरीके हैं। पहला है सेप्रोफिटिक यानी मृत जीवी, जिसमें ये मरे हुए और सड़े गले पदार्थों को खाकर उन्हें खत्म करते हैं। मतलब ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं। दूसरा तरीका है पैरासिटिक यानी परजीवी। इसमें ये जिंदा पौधों या जानवरों से अपना पोषण लेते हैं और अक्सर बीमारी फैलाते हैं। और तीसरा है सिम्बायोटिक यानी सहजीवी, जहां ये दूसरे जीवों के साथ मिलकर रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। इसे असल जिंदगी में समझना और भी आसान है। रोटी पर जो फफूंद लगती है वो एक मृत जीवी है। गेहूं के पौधे पर लगने वाला रस्ट नाम का फंगस एक परजीवी है। और पेड़ों और चट्टानों पर जो लाइकेन दिखता है वो कवक और शैवाल यानी एल्गी के बीच एक शानदार सहजीवी रिश्ते का सबसे अच्छा उदाहरण है। इन्हें मोटे तौर पर 4 मेन क्लासेस में बांटा गया है। फाइकोमाइसीट्स ये सबसे सिंपल फंगस होते हैं, जैसे हमारी ब्रेड मोल्ड। एस्कोमाइसीट्स, जिन्हें सैक फंगी भी कहते हैं, इसमें पेनिसिलियम और यीस्ट आते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स, इसमें हमारे जाने पहचाने ज्यादातर मशरूम शामिल हैं।
और आखिर में ड्यूटेरोमाइसीट्स, जिन्हें इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों को आज तक इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। एक तरफ कवक हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमारी इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी डीकम्पोजर हैं। यीस्ट की मदद से हम ब्रेड और अल्कोहल बनाते हैं। पेनिसिलिन जैसी जीवन बचाने वाली एंटीबायोटिक्स हमें इन्हीं से मिलती हैं। और मशरूम तो हम खाते ही हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही कवक हमारी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, इंसानों में दाद खाज जैसे स्किन इन्फेक्शन पैदा करते हैं, हमारे खाने को सड़ा देते हैं और इनकी कुछ प्रजातियां तो जानलेवा जहरीली भी हो सकती हैं। और शायद इनकी सबसे अहम भूमिका को हम ऐसे कह सकते हैं कि वे हमारे ग्रह के महान रिसाइक्लर्स हैं। ये मरी हुई चीज़ों को तोड़कर उनसे नए जीवन के लिए पोषक तत्व तैयार करते हैं। कभी सोचा है इसके बारे में? कितना कमाल का सवाल है ना? पौधों के पास कोई ब्रेन नहीं होता, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, फिर भी वो अपने जिंदगी के हर मोड़ पर एकदम सही फैसले लेते हैं। तो आखिर ये सब होता कैसे है? वेल, इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही खास केमिकल मैसेंजर्स में। इन्हें फाइटोहॉर्मोन भी कहते हैं। ये हैं वो केमिकल मैसेंजर्स। ये पौधे के एक हिस्से में बनते हैं और फिर दूसरे हिस्सों तक संदेश लेकर जाते हैं। तो पौधे के हर फैसले के पीछे यही होते हैं। हम इन्हें समझने के लिए दो मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक वो ग्रुप जो ग्रोथ को आगे बढ़ाता है और दूसरा वो जो ग्रोथ को मैनेज और कंट्रोल करता है। इस ग्रुप में ना 3 मेन खिलाड़ी हैं। ऑक्सिन, जिन्हें हम पौधे का आर्किटेक्ट कह सकते हैं, जिब्रेलिन, जो एक एक्सेलरेटर की तरह काम करते हैं, और साइटोकाइनिन यानी डिवाइडर। वैसे तो इनके काम अलग अलग हैं, पर ये अक्सर एक टीम की तरह मिलकर ही पौधे के डेवलपमेंट को सही दिशा देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों एक कमाल की टीम की तरह काम करते हैं। ऑक्सिन पौधे को रोशनी की तरफ बढ़ने में मदद करता है, जिब्रेलिन उस ग्रोथ को स्पीड देता है, और साइटोकिनिन नई नई शाखाएं और पत्तियां निकालकर पौधे को घना बनाता है। आपको पता है, खेती में भी किसान जड़ों को बढ़ाने के लिए ऑक्सिन और अंगूर जैसे फलों का साइज बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का इस्तेमाल करते हैं। जिब्रेलिन की असली ताकत तो बीज के अंकुरण में दिखती है। जरा सोचिए, एक बीज बस पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है। जैसे ही उसे सही नमी और तापमान मिलता है, जिब्रेलिन एक्टिवेट हो जाता है। ये बीज के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है, जो उसे अपनी गहरी नींद से जगाकर कहता है, चलो जिंदगी शुरू करने का टाइम आ गया है। इसी वजह से किसान बीजों को जल्दी उगाने के लिए जिब्रेलिन का छिड़काव भी करते हैं। इस मैनेजमेंट टीम में 2 मेन मेंबर्स हैं, एथिलीन जो पकाने का एक्सपर्ट है और एब्सिसिक एसिड जो पौधे का रक्षक है। चलिए पहले एथिलीन के अनोखे रोल को समझते हैं। एथिलीन की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये एक गैस है, और गैस होने की वजह से ये एक फल से निकलकर हवा के जरिए दूसरे फलों तक आसानी से पहुंच सकती है। यही कारण है कि अगर एक पके हुए केले को कच्चे फलों के साथ रख दिया जाए तो वो भी जल्दी पक जाते हैं। बड़े बड़े गोदामों में फलों को कंट्रोल्ड तरीके से पकाने के लिए एथिलीन गैस का ही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि एथिलीन सिर्फ फलों को ही नहीं पकाता, बल्कि पौधे के पूरे लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। ये सिग्नल देता है कि अब पुरानी पत्तियों और फूलों को गिराने का समय आ गया है, ताकि पौधे की एनर्जी नई ग्रोथ पर लग सके। है ना एक बहुत ही कुशल मैनेजर? अब आते हैं हमारे दूसरे मैनेजर एब्सिसिक एसिड या ABA पर। इसका तो एक निक नेम भी है, स्ट्रेस हार्मोन, और ये नाम इसके काम को एकदम सही तरीके से बताता है। ये पौधे का बॉडीगार्ड है, जो मुश्किल हालात में सबसे पहले एक्शन में आता है। सोचिए, अगर सूखा पड़ जाए, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाए, तो एक पौधा खुद को बचाने के लिए क्या करेगा? यहीं पर उसका रक्षक यानी ABA अपना काम शुरू करता है। तो होता क्या है कि ABA पौधे के इमरजेंसी वाटर कंजर्वेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ये पत्तियों पर मौजूद हजारों छोटे छोटे छेदों, जिन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं, को बंद करने का ऑर्डर देता है। इन्हीं छेदों से पौधा सांस लेता है, पर यहीं से पानी भी भाप बनकर उड़ता है। तो इन्हें बंद करके ABA पानी के लॉस को तुरंत रोक देता है और सूखे में पौधे की जान बचाता है। पौधे की पूरी जिंदगी इन हार्मोन्स के बीच एक खूबसूरत डांस की तरह है। जब बीज उगता है तो जिब्रेलिन मेन रोल में होता है। फिर जैसे ही पौधा बढ़ता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का बैलेंस तय करता है कि वो कितना लंबा होगा और उसमें कितनी शाखाएं होंगी। जब फल पकने का समय आता है तो एथिलीन का लेवल बढ़ जाता है, और जब हालात खराब होते हैं तो एब्सिसिक एसिड पौधे को सुला देता है, यानी डॉर्मेंट स्टेज में भेज देता है। हर एक स्टेज एक हार्मोनल बदलाव का नतीजा है।
तो सवाल ये है कि आखिर हमारे शरीर के अंदर ये बातें कौन कर रहा है? कौन है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, हमारी ग्रोथ से लेकर हमारी नींद तक? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी चर्चा घूमेगी। और इस सवाल का जवाब है हॉर्मोन्स। जी हाँ, हॉर्मोन्स। ये हमारे शरीर के अपने केमिकल मैसेंजर्स हैं। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो छोटे छोटे अदृश्य पैकेट हैं जो खून के जरिए पूरे शरीर में घूमते हैं और हर अंग को बताते हैं कि भाई तुम्हें कब, क्या और कैसे काम करना है। ये रहा हमारी टूर का मैप। ये वो मेन ग्लैंड्स हैं जहां हम आज रुकने वाले हैं। पीयूष, थायराइड, अधिवृक्क और भी कई। इनमें से हर एक का अपना एक खास और बहुत ही जरूरी काम है। तो चलिए एक एक करके इन सभी से मिलते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं सीधे कमांड सेंटर में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीयूष ग्रंथि की। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये हमारे दिमाग के ठीक नीचे बेस में होती है और यहीं से पूरे सिस्टम के ज्यादातर हिस्सों को ऑर्डर्स जाते हैं। तो देखिए ये पीयूष ग्रंथि कितनी पावरफुल है। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है जिससे हमारी हाइट और हड्डियों की ग्रोथ कंट्रोल होती है। ये TSH नाम का हार्मोन भेजकर थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करती है। इतना ही नहीं, रिप्रोडक्शन से जुड़े ग्लैंड्स को भी यही कंट्रोल करती है, FSH और LH के जरिए। और प्रोलैक्टिन भी यहीं से आता है। मतलब सच में ये शरीर का मास्टर कंट्रोलर है। कमांड सेंटर देख लिया, अब चलते हैं उन मैनेजरों के पास जो शरीर के डे टू डे ऑपरेशंस को संभालते हैं। ये वो ग्लैंड्स हैं जो हमारी मेटाबॉलिज्म, मिनरल्स और शुगर लेवल इन सबको ठीक ठाक रखते हैं। तो सबसे पहले मैनेजर से मिलिए थायराइड ग्रंथि। ये हमारे गले में आगे की तरफ होती है और इससे आप शरीर का इंजन समझ सकते हैं, बिल्कुल एक इंजन की तरह। यही तय करती है कि हमारा शरीर कितनी तेजी से एनर्जी को बर्न करेगा। थायराइड से एक बहुत जरूरी हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। ये न सिर्फ हमारे मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है बल्कि हमारे फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। और इसका बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी कमी से ग्विटर यानी घेंगा जैसी बीमारी हो सकती है। अच्छा, थायराइड के ठीक पीछे छुपी हुई होती हैं 4 छोटी छोटी ग्रंथियां। इन्हें कहते हैं पैराथायरॉइड ग्रंथियां। साइज में भले ही ये छोटी हों लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। ये शरीर के सबसे जरूरी मिनरल्स को मैनेज करती हैं। ये ग्रंथियां एक हार्मोन बनाती हैं जिसे पैराथॉर्मोन कहते हैं और इसका एक ही बड़ा काम है, हमारे खून में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को बैलेंस करना। और ये तो हम सब जानते हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कितना जरूरी है। चलिए अब मिलते हैं शरीर के शुगर मैनेजर से, यानी पैंक्रियाज, जिसे हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। इसका सबसे बड़ा काम ये देखना है कि खाना खाने के बाद हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल में रहे। अब ये शुगर बैलेंस का खेल बड़ा मजेदार है। पैंक्रियाज 2 खिलाड़ियों को मैदान में उतारता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जब ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन आता है और उसे कम कर देता है, और जब शुगर लेवल कम हो जाता है तो ग्लूकागॉन उसे बढ़ा देता है। मतलब एक परफेक्ट टीम वर्क। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है, खासकर जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो होती है डायबिटीज। ओके, तो अब हम अपने टूर के एक बहुत ही एक्साइटिंग हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम जानेंगे उन हार्मोन्स के बारे में जो हमें इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने में मदद करते हैं और जो हमारी नींद का ख्याल रखते हैं, मतलब फाइट या फ्लाइट से लेकर गुड नाइट तक। मिलिए हमारी बॉडी की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम से। अधिवृक्क ग्रंथियां, ये हमारी किडनी के ठीक ऊपर टोपी की तरह बैठी होती हैं और जैसे ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जैसे डर, गुस्सा या बहुत ज्यादा तनाव, ये टीम तुरंत एक्शन में आ जाती है। तो होता क्या है, जैसे ही शरीर को खतरे का सिग्नल मिलता है, स्टेप 1, अधिवृक्क ग्रंथि तुरंत एड्रेनलिन रिलीज करती है। स्टेप 2, इससे हमारी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्टेप 3, और बस पूरा शरीर सुपरचार्ज हो जाता है। स्टेप 4, अब या तो उस खतरे से लड़ो या वहां से भागो। इसी को कहते हैं फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो एड्रेनलिन के उस हाई एनर्जी एक्शन से अब हम चलते हैं एक बिल्कुल शांत और सुकून वाले काम की तरफ। हम बात कर रहे हैं पीनियल ग्रंथि की। ये छोटी सी ग्रंथि हमारे दिमाग में काफी अंदर होती है। पीनियल ग्रंथि एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है मेलाटोनिन। इससे आप शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक या कहें तो टाइम कीपर भी कह सकते हैं। यही हमें बताता है कि अब सोने का टाइम हो गया है और अब जागने का।
ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। अब हम अपनी टूर के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम बात करेंगे उन हार्मोन्स की जो हमारी लाइफ साइकिल में यानी जीवन के अलग अलग पड़ावों पर एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाते हैं, इम्यूनिटी से लेकर रिप्रोडक्शन तक। तो यहाँ 3 मेन प्लेयर्स हैं। पहला है थाइमस ग्रंथि, जो बचपन में हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, पुरुषों में वृषण जो टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं, और महिलाओं में अंडाशय जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाती हैं। ये हार्मोन्स हमारे शारीरिक विकास को आकार देते हैं। तो हमने पूरा टूर कर लिया, पर अब सबसे जरूरी बात, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये सारी ग्रंथियां, ये सारे हार्मोन्स, ये सब तभी ठीक से काम करते हैं जब इनमें एक परफेक्ट बैलेंस हो। हार्मनी यानी सामंजस्य ही सब कुछ है। तो इस पूरे टूर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, हार्मोनल बैलेंस ही अच्छी सेहत की चाबी है। हमने देखा कि जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं, चाहे वो थायराइड की वजह से गॉइटर हो या पैंक्रियास की गड़बड़ी से डायबिटीज। हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए इस नाजुक से बैलेंस को बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। मजेदार बात बताऊं, हमारे अपने शरीर में हमारी कोशिकाओं से ज्यादा बैक्टीरिया की कोशिकाएं होती हैं। जी हाँ, तो आज हम इन्हीं अनदेखे रूलर्स, इन्हीं जीवाणुओं की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। ये बैक्टीरिया धरती पर आने वाले पहले जीव थे, करीब करीब 3.5 अरब साल पहले। और इनकी तादाद, अरे बाप रे, एक अंदाजे के मुताबिक धरती पर 5 मिलियन ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। मतलब ब्रह्मांड में जितने तारे हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा। और ये होते हैं बेहिसाब छोटे, इतने छोटे कि इन्हें माइक्रोमीटर में नापा जाता है। मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। इसको ऐसे समझिए कि एक पिन की नोक पर हजारों बैक्टीरिया आराम से बैठ सकते हैं, तभी तो ये हमें दिखाई नहीं देते। चलिए जरा जूम इन करते हैं और एक बैक्टीरिया के बेसिक डिजाइन को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। देखिए, इनकी कोशिकाओं में कोई असली न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता। हमारी कोशिकाओं में तो डीएनए एक खास कमरे में पैक रहता है ना, पर बैक्टीरिया का डीएनए बस सेल के अंदर तैरता रहता है, जैसे कोई ऐसा बैग हो जिसमें अंदर कोई जेब ही ना हो। हर बैक्टीरिया को अपनी सुरक्षा तो चाहिए, और ये सुरक्षा उन्हें मिलती है पेप्टिडोग्लाइकन से। इसे आप बैक्टीरिया का बॉडी आर्मर या कवच समझ सकते हैं। ये एक मजबूत जाली जैसी परत होती है जो सेल को उसका आकार देती है और उसे फटने से भी बचाती है। तो फिर बैक्टीरिया का डीएनए रहता कहाँ है? वो होता है एक खास हिस्से में, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसे आप एक कमांड सेंटर समझिए, पर बिना किसी ऑफिस या दीवारों के। सारा का सारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यहीं पर मौजूद होता है। तो चलिए सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं। सुरक्षा के लिए हो गई सेल वॉल, अंदर बाहर क्या जाएगा ये देखने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए वाला न्यूक्लियोइड और प्रोटीन बनाने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रियां जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया में तो पूंछ जैसे फ्लैजेला भी होते हैं जिनसे वो तैर पाते हैं। मतलब है तो सिंपल डिजाइन, पर कमाल का एफिशिएंट है। भले इनका बेसिक डिजाइन एक जैसा हो, पर बैक्टीरिया की दुनिया में विविधता बहुत है। हर तरह के आकार और रूप में ये मिलते हैं। आइए देखते हैं। इन्हें पहचानने का एक सबसे आसान तरीका है इनके आकार को देखना। कुछ गोल होते हैं जिन्हें कॉकस कहते हैं, कुछ रॉड या छड़ी जैसे होते हैं, वो हुए बैसिलस। फिर आते हैं स्पाइरल शेप वाले स्पाइरलम और कॉमा के आकार के विब्रियो। ये बैक्टीरिया की पहचान का समझिए पहला स्टेप है। वैज्ञानिकों के पास एक और स्मार्ट तरीका है बैक्टीरिया में फर्क करने का। वो एक खास डाई का इस्तेमाल करते हैं जिसे ग्राम स्टेन कहते हैं। ये सब बैक्टीरिया की सेल वॉल पर डिपेंड करता है। जिनकी मोटी दीवार होती है वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं और डाई को सोख लेते हैं, और जिनकी दीवार पतली होती है और उसके ऊपर एक और परत होती है वो ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। ये अंतर डॉक्टरों को सही एंटीबायोटिक चुनने में बहुत मदद करता है। अच्छा, पर ये बैक्टीरिया खाते क्या हैं? देखिए, कुछ तो पौधों की तरह ऑटोट्रोफ्स होते हैं, मतलब वो धूप या केमिकल से अपना खाना खुद बना लेते हैं। पर ज्यादातर हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, यानी वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वो सड़ी गली चीज़ों को खाकर ख़त्म कर सकते हैं, हमारे पेट में रहकर खाना पचा सकते हैं, या फिर हमें बीमार भी कर सकते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि बैक्टीरिया क्या हैं और कैसे जीते हैं, तो चलिए अपने सबसे बड़े सवाल पर लौटते हैं।
ये दोस्त हैं या दुश्मन? जवाब, जैसा कि जिंदगी में अक्सर होता है, सीधा नहीं है। ये दोनों हो सकते हैं। एक तरफ हमारे दोस्त हैं, जैसे दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस या राइजोबियम, जो पौधों के लिए हवा से नाइट्रोजन लेता है। और दूसरी तरफ हैं दुश्मन, जैसे हैजा फैलाने वाला विब्रियो कॉलेरे या टीबी की वजह बनने वाला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मतलब ये एक दो-धारी तलवार है। तो बैक्टीरिया की दुनिया के इस छोटे से टूर के बाद कौन सी खास बातें याद रखनी हैं? ये रहीं कुछ की पॉइंट्स। याद रखिए, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है और ये बाइनरी फिजन से अपनी आबादी बढ़ाते हैं, मतलब खुद को दो हिस्सों में बांटकर। ये बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। और हाँ, इन सब की खोज का क्रेडिट जाता है एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक को, जिन्होंने 1676 में पहली बार इन नन्हे नन्हे जानवरों को अपने माइक्रोस्कोप से देखा था। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर ये वायरस है क्या, सजीव या निर्जीव? यही तो वो विरोधाभास है जो वायरस को इतना दिलचस्प बना देता है। मतलब एक तरफ तो ये बस एक बेजान कण जैसा है, इसमें कोई हरकत नहीं होती, पर जैसे ही इसे कोई जिंदा सेल, कोई जीवित कोशिका मिलती है, अचानक इसमें जिंदगी के सारे लक्षण दिखने लगते हैं। और पता है, इसी वजह से बायोलॉजिस्ट्स यानी जीव विज्ञानी इसे अक्सर सजीव और निर्जीव के बीच का पुल कहते हैं। तो चलिए इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके पीछे के सबूतों को जरा खंगालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन वजहों को देखते हैं जो ये साबित करती हैं कि वायरस असल में निर्जीव है, बस एक कॉम्प्लेक्स केमिकल का टुकड़ा। असल में ये बस एक प्रोटीन का डिब्बा है जिसके अंदर उसका जेनेटिक कोड यानी डीएनए या आरएनए बंद है। बस, इसमें असली सेल जैसी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी नहीं होती। हाँ, कुछ वायरस थोड़े फैंसी होते हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है या फिर उनकी सतह पर कीलों जैसे प्रोटीन होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सब भी वो अक्सर होस्ट सेल से ही चुराते हैं, मतलब ये उनकी अपनी कोई मशीनरी नहीं है। और यहीं पर ये परिभाषा बहुत ज़रूरी हो जाती है। अपनी इसी सिंपल बनावट की वजह से वायरस को अनिवार्य परजीवी या ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि ये अपने दम पर ना तो जिंदा रह सकता है, ना ही अपनी संख्या बढ़ा सकता है। इसे जिंदा रहने और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे के सेल पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। और साइज की बात करें तो जरा सोचिए, एक अकेले बैक्टीरिया के अंदर सैकड़ों वायरस फिट हो सकते हैं। उनका इतना छोटा होना ये भी इस बात का सबूत है कि वो किसी जिंदा चीज से ज्यादा एक बेजान कण की तरह हैं। तो ये तो हुई वो बातें जो वायरस को निर्जीव साबित करती हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना होगा। चलिए अब उस प्रोसेस को समझते हैं जो वायरस को जिंदा चीजों के सबसे करीब ले आती है, और वो है अपनी कॉपीज बनाना। इसे कहते हैं लाइटिक साइकिल। ये वायरस का सीधा सीधा हमला करने का तरीका है। पहले ये सेल के अंदर अपना जेनेटिक कोड इंजेक्ट करता है, फिर सेल की पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो वायरस के हजारों हिस्से बनाए। फिर ये सारे हिस्से मिलकर नए वायरस बन जाते हैं और आखिर में सेल को फाड़कर बाहर निकल आते हैं। ये बहुत तेज और तबाही मचाने वाला तरीका है। और फिर आता है लाइसोजेनिक साइकिल। ये बहुत ही चालाकी वाला तरीका है। इसमें वायरस अपना डीएनए होस्ट सेल के डीएनए के साथ ही जोड़ देता है। फिर वो एक स्लीपर एजेंट की तरह चुपचाप पड़ा रहता है। जब भी सेल डिवाइड होता है, वायरस का डीएनए भी उसके साथ कॉपी होता रहता है, और फिर सही मौका देखकर एक सिग्नल मिलते ही ये एक्टिवेट हो जाता है और लाइटिक साइकिल शुरू कर देता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? ये कि वायरस जिंदगी का सबसे जरूरी काम यानी रिप्रोडक्शन तभी कर सकता है जब वो किसी जिंदा सेल की मशीनरी को हाईजैक कर ले। उसके बिना वो कुछ भी नहीं है। ज्यादातर हम वायरस को दुश्मन ही मानते हैं, है ना? और वजह भी साफ है, कोविड-19, एड्स, रेबीज जैसी खतरनाक इंसानी बीमारियां। और सिर्फ इंसान ही नहीं, ये पौधों और जानवरों में भी तबाही मचाते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि यही वायरस हमारे दोस्त भी हो सकते हैं? जी हाँ, सेल पर हमला करने की उनकी यही अनोखी काबिलियत उन्हें एक जबरदस्त टूल बनाती है। हम इसका इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में करते हैं, जीन थेरेपी से खराब जीन्स को ठीक करने में करते हैं, और यहाँ तक कि खतरनाक बैक्टीरिया से लड़ने के लिए भी करते हैं।
और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को तो मार सकती हैं, पर वायरस पर उनका कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के सेल की मशीनरी पर हमला करती हैं, और जैसा कि हमने देखा, वायरस के पास तो अपनी कोई सेल मशीनरी है ही नहीं, तो एंटीबायोटिक्स काम किस पर करेंगी? इस टेबल को देखिए, ये बैक्टीरिया और वायरस के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। बैक्टीरिया एक पूरा सेल है, वायरस के पास कोई सेल नहीं है। बैक्टीरिया अकेले ही अपनी संख्या बढ़ा सकता है, वायरस को होस्ट चाहिए ही चाहिए, और इसीलिए एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर तो असरदार हैं, पर वायरस पर बिल्कुल बेअसर। मतलब ये साफ है कि वायरस की कैटेगरी ही बिल्कुल अलग है। ये कोई नई पहेली नहीं है। 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं जब से वैज्ञानिकों ने इसे खोजा था। उन्होंने पाया कि ये एक ऐसा इन्फेक्शन फैलाने वाला एजेंट है जो किसी भी बैक्टीरिया से भी छोटा है, और तब से ही ये रहस्य बना हुआ है। और पता है, वायरस की अपनी दुनिया में भी बहुत वैरायटी है। एक तरफ पोलियो का वायरस है जो बहुत ही छोटा और सिंपल है, तो दूसरी तरफ पॉक्स वायरस है जो चेचक फैलाता है, और वो काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है।